You are watching ABS News Bulletin. तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, गमों से कहाँ फिर मुलाकात होगी, गमों से कहाँ फिर मुलाकात होगी। तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ हो। मु शुभस्मिता आपण मानक स्वागत करछि आमर ए कार्यक्रमर आउ एक अध्याय को। गजल आपण माने निश्चय भाव शुणिथिबे, शुणिबा को बहुत सुंदर लगे एवं बहुत भल लगी थाए। आज आम सहित एमती जड़े व्यक्ति अछंती जे कि गजल लेखती, आम बलांगीर विशिष्ट गजल लेखक श्री सीताराम सतपथी। तेबे तांको आज आमे आम कार्यक्रम को स्वागत करछु। नमस्कार सर। नमस्ते। हमारे इस कार्यक्रम में आपको स्वागत है सर। थैंक यू। पहले हम जानना चाहेंगे आपके फैमिली के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, आपके पढ़ाई के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। मैं बलांगीर में ही रहता हूँ। मेरा नाम सीताराम सतपथी है और मेरा पेन नेम जैसे कि आपको पता ही होगा सलील है। और मेरी पढ़ाई इवन मेरा बर्थ भी यहाँ पे बलांगीर में ही हुआ है। राजेंद्र कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर यहीं पे बिजनेस भी स्टार्ट किया। मेरा मेडिसिन का बिजनेस है और साथ ही गज़ल भी कभी कभी लिख लेते हैं। अब जो गज़ल लिखते हैं, मतलब आपने पहले कभी गज़ल लिखना शुरू किया? वैसे तो शौक़ तो मुझे कॉलेज के दिनों से ही रहा है और तब मैं बहुत गज़ल सुनता था। बाकी लोग जब फिल्मी गानों के पीछे भागते थे तो मैं अपना पॉकेट मनी यूज करके गज़ल का कैसेट खरीद लेता था और बहुत गज़ल कैसेट खरीदा, सुना। फिर पढ़ने का शौक़ हुआ, धीरे धीरे इस पे इंटरेस्ट और बढ़ता गया और कभी कभी लिख लेते थे पहले। लेकिन फिर पता चला कि गज़ल लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है गज़ल लिखने का। आप कैसे भी करके गज़ल नहीं लिख सकते। जैसे कि आप गाने लिखते हैं वैसे गज़ल नहीं लिख सकते। गज़ल का एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसको हम गज़ल की ज़ुबान में बहर बोलते हैं। तो उसको सीखना पड़ता है आपको। अगर आपको गज़ल लिखना है तो वो आपको सीखना ही है। बिना बहर के आप गज़ल लिखेंगे तो वो गज़ल आपका मतलब गज़ल में नहीं गिना जाता। तो वो सीखने में मुझे बहुत देर लगा एक्चुअली। तो मुझे पहले तो पता नहीं था। फिर धीरे धीरे करके सोशल मीडिया जो फेसबुक है हमारा, वो मुझे बहुत हेल्प किया एक्चुअली। तो उसमें से मैंने कुछ शायरों का कलाम पढ़ा पहले। फिर एक शायर से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, उनको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनसे मुझे पता चला कि एक्चुअली में गज़ल कैसे लिखते हैं। तो उनसे जब धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, गज़ल आप जो लिख रहे हो वो गज़ल नहीं है। तो मैंने फिर उसको चेंज करना शुरू किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा मेंटर बनिए, कि आप मुझे सिखाइए थोड़ा बहुत। तो उन्होंने भी बहुत हम्बल पर्सन है वो, रूपसागर जी हैं उनका नाम। वो लंदन में रहते हैं, यहाँ के नहीं हैं। उन्होंने वहीं से मुझे कॉल किया, फिर मैंने उनको कॉल किया। हमारा रोज़ फिर बात होने लगा और उनके गाइडेंस में फिर मैंने धीरे धीरे ये सब लिखना शुरू किया और फिर सीखना स्टार्ट हुआ। तो अभी चल रहा है, सीख रहे हैं उनसे।
तो आपने जैसे अभी कहा कि गज़ल ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसे सीखना पड़ता है, और जो बहर है खास करके वही गज़ल लिखा जाता है। तो आपने सीखा कैसे? हाँ, तो मैंने पहले सागर साहब से रिक्वेस्ट तो किया कि आप मुझे पहले सिखाइए। जी। तो उन्होंने मुझे कुछ बुक रिकमेंड्स किए कि आप ये बुक्स मंगवाइए। यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं था, मैंने नेट से उसको ढूंढा, फिर मंगवाया। जी। और फिर उसको पढ़ने के बाद फिर मैं उनको पूछता था कि भाई ये ऐसे लिखा है तो इसका क्या तरीका है। तो फिर वो मुझे मैसेज करते थे या फिर फ़ोन करके बताते थे कि नहीं ये ऐसा ऐसा है। तो वो सीखने में मुझे कम से कम 1-1.5 साल तो लग ही गया। जी। तो फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते करते एक सिस्टम में आ गया वो, और अभी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो हमारे इस एरिया में खास करके हिंदी लिटरेचर जो है और उर्दू भाषा का लोग नहीं जानते, प्रयोग नहीं होता। लोग जानते हैं भाषा लेकिन यहाँ उसका प्रचलन नहीं है। तो आपने जो गज़ल लिखना शुरू किया, जो खास करके गज़ल हिंदी और उर्दू लिटरेचर का एक अंश विशेष है, तो आपने जो उसके ऊपर आपका ध्यान गया, आपने गज़ल लिखने के बारे में सोचा, तो कैसे सोचा आपने? देखिए, ये तो अपनी अपनी चॉइस की बात है। आपको हो सकता है फिल्मी गाने पसंद हो, मुझे गज़ल पसंद है। जी। लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि एक वर्ड को हम उर्दू में क्या बोलते हैं। वो एक बार मैं भी थोड़ा सा हिचकिचा जाता हूँ कि ये वर्ड यूज करूँ कि नहीं करूँ। जी। तो वो प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा मदर टंग अलग है और ये पूरा उर्दू और हिंदी का मिक्स, जैसे आपने कहा, ठीक कहा। तो प्रॉब्लम थोड़ा रहता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर एक गज़ल लिख लूँ तो उसको पहले मेरे मेंटर के पास भेज देता हूँ। हाँ, तो वो पहले देख लेते हैं कि हाँ ये सब ठीक है, जी। ग्रामर है ठीक है, ये फिर वो सजेशन देते हैं कि नहीं ये ठीक है, तो फिर मैं उसको पब्लिश के लिए देता हूँ। नहीं तो अपना एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता, क्योंकि हम लोगों का लैंग्वेज अलग है, हम लोग अलग जोनर से आते हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे। जो गज़ल जो है वो उर्दू भाषा में खास करके लिखा जाता है, तो गज़ल लिखने के लिए उर्दू भाषा जानना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप हिंदी में भी गज़ल लिख सकते हैं। हमारे बहुत से शायर हैं जो हिंदी का प्रयोग करके भी गज़ल लिखते हैं। उर्दू जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए उर्दू के ऊपर। हाँ। वैसे भी हम लोग रोज़ जो बात करते हैं उसमें कुछ नहीं तो एक लाइन में एक वर्ड उर्दू का तो यूज करते ही हैं। जी। हमको पता नहीं होता, लेकिन हम लोग यूज करते हैं वो। तो ऐसे पूरा आपको लिटरेरी होना ज़रूरी नहीं है उर्दू का, लेकिन बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। गज़ल जो है उसके बड़े बड़े लेखक और कवि हैं। पहले भी जब हमारे इंडिया विभाजित नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान जो है एक ही कंट्री था, तभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे गज़ल लेखक थे और कवि थे। अभी कुछ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो गज़ल जो है, ऐसे कौन से लेखक हैं या फिर कवि हैं जो शेर व शायरी लिखते हैं? किसका शेर व शायरी आपको पसंद है? आप किससे इंस्पायर हुए हैं? देखिए, गज़ल बहुत लोगों का मानना है कि ये पाकिस्तान से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। गज़ल पहले इंडिया में ही शुरू हुआ, और इंडिया में ही पहले गज़ल जो लेखक थे वो अमीर खुसरो को हम लोग मानते हैं कि ये पहले गज़ल का ट्रेंड शुरू किया। तो वो तो उस टाइम इंडिया में ही थे। और उसके बाद अगर हम शायर की बात करें तो इतने शायर हैं, तो किस का नाम लें। फिर भी मुझे जो पर्सनली पसंद है, गालिब तो हर किसी को, हर किसी शायर का ताज होता है, तो वो तो डेफिनेटली मुझे पसंद है। और आजकल के दौर में रूप सागर जी, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे मेंटर भी हैं वो, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब बहुत पसंद है मुझे। जी। और अभी हाल ही में जिनका इंतकाल हो गया, राहत इंदौरी साहब, वो मुझे बहुत पसंद थे। बशीर बद्र साहब हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और उनके गज़ल का पूरा दीवान मेरे पास है, किताबें हैं, गज़लें हैं उनके, वो पढ़ता रहता हूँ जानने के लिए। जी। अब जो गज़ल लिखते हैं उसे एक सुर देने के बारे में आप कैसे सोचे? नहीं, ये मैंने नहीं सोचा है। एक्चुअली मैं तो बहुत दिनों से लिख रहा था,
जी तो ये फेसबुक का ही कमाल है। तो ये जो सुभाष पंडा जी और अपर्णा त्रिपाठी जी हैं, जी उनकी एक गज़ल मैंने सुनी, वो फेसबुक पे आया था, उनकी एक गज़ल मैंने सुनी तो मुझे इतना इम्प्रेस किया उनकी आवाज़ ने कि मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाए। तो मैंने सुभाष पंडा जी को भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट, और वो बहुत अच्छा गाते हैं वो दोनों। अच्छा वो भी उड़ीसा के हैं, और उड़ीसा में ऐसा सिंगर, वो भी गज़ल गायन में, जी मतलब बहुत दूसरा कम। कोई होगा मुझे तो नहीं लगता। तो उनको जब मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और फिर हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा बातचीत करने लगे बीच बीच में। तो उस वक्त मैंने एक गज़ल मेरा पोस्ट किया था फेसबुक पे, जी तो उन्होंने उसका एक धुन बनाया और मेरे पास भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन मैं फिर उन्हें बोला कि नहीं, आप और एक बनाइए जी हैं। तो उनको मैंने और एक गज़ल भेजा, तो फिर उन्होंने जो धुन बनाया वो अभी कुछ दिनों में रिलीज होगा, वो नहीं हुआ है अभी रिलीज़, तो वो भी एक्सीलेंट था। तो उन्होंने कहा फिर एक क्यों, और एक भेजिए। जी तो मैडम भी गा लेंगी, अपर्णा मैडम। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए और एक भेजते हैं। तो फिर मैंने वो दूसरा वाला अभी जो हाल ही में रिलीज हुआ, तुम्हारी मोहब्बत, वो भेजा। बेमौसम ये बादल जो घिरने लगे हैं, बेमौसम ये बादल जो घिरने लगे हैं, न जाने कहाँ फिर ये बरसात होगी, न जाने कहाँ फिर ये बरसात होगी, गमों से कहाँ फिर मुलाकात होगी, गमों से कहाँ फिर मुलाकात होगी, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, तुम्हारी मोहब्बत। और उसका भी धुन उन्होंने बना के भेजा। तो मैं बोला कि इस दोनों को आप फाइनल कीजिए और किसी भी तरह इसको निकालिए जी हैं। तो वो भी बहुत एक्साइटेड हुए। लेकिन ये बहुत दिनों की बात हो गई, लेकिन बीच में ये कोरोना हो गया, उनको वो दोनों भी मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट हो गए, अच्छा इफेक्टेड हो गए, मैं भी थोड़ा इफेक्टेड हो गया। तो बीच में ठहर गया ये प्रोजेक्ट। फिर जैसे ख़त्म हुआ तो फिर शुरू किए और अभी ये रिलीज हुआ। एक उम्मीद के सिवा क्या है, एक उम्मीद के सिवा क्या है, वरना किसको पता खुदा क्या है। एक उम्मीद के सिवा क्या है, वरना किसको पता खुदा क्या है। शायद अभी तक गजल की दुनिया में बलांगीर से कोई अभी तक पाँव नहीं रखे हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो गज़ल सुनना पसंद करते हैं, और आप पहले हैं जो गज़ल लिखते हैं। और अभी आपका एक गज़ल जो है रिलीज़ हो गया है और एक रिलीज़ होने वाला है, उसे सुर दिया गया है। तो अभी तक के आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और बलांगीर ही नहीं, मुझे तो लगता है कि उड़ीसा में भी गज़ल का चलन इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। लेकिन मैं आजकल के जितने भी यंग जनरेशन है उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारा ट्रेडिशन है। आप फिल्मी गाने सुनिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जी। लेकिन कभी कभी गज़ल भी सुन लिया कीजिए, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ। और मैं तो कहता हूँ कि हर गज़ल आप जब सुनते हैं तो आपको फील होता है कि अरे ये शेर तो मेरी कहानी है। जी हैं, तो आप कभी कभी गज़ल भी सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। हम भी कभी कभी गज़ल सुन लेते हैं। इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन सुन लेते हैं। हमारे एक फ्रेंड है जो गज़ल लिखता है, तो हम भी कभी कभी सुन लेते हैं उसे, जब मन किया। अच्छा लिखता है। तो
तो हम जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में आगे और क्या सोचे हैं, आगे और क्या करना चाहेंगे। नहीं देखिए, मैं भी बलांगीर में ही नहीं, बहुत आसपास के बहुत लोगों को जानता हूँ जो लोग गज़ल लिखते हैं। जी शेरो शायरी वो भी करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन उनको वो जो मैंने पहले आपको बताया वो फॉर्मेट नहीं पता, वो रूल नहीं पता। जी आप गज़ल लिखने के लिए एक रूल के अंदर ही आपको चलना होगा, कैसे भी करके आप गज़ल नहीं लिख सकते। तो वो आप सीखिए। सीखने के लिए बहुत से माध्यम हैं। आप किसी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, किसी उस्ताद शायर से अगर आपकी जान पहचान है उनसे सीख सकते हैं। तो वो सीख के अगर आप लिखेंगे तो फिर उसका एक अलग चार्म होगा। जी और आगे का प्लान अगर आप पूछें तो अभी तो मेरा और एक एल्बम आएगा, सुभाष पंडा जी के साथ आएगा, और इस ईयर के आखिर तक शायद दिसंबर में और एक गज़ल सिंगर हैं, वो यूएसए के हैं, जी जतिंदर शर्मा है नाम उनका, बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत फेमस भी है। तो उन्होंने भी वो फेसबुक के ज़रिए ही मेरा एक गज़ल लिया था, और उन्होंने मुझे बाकायदा फ़ोन करके कहा कि नहीं सीताराम जी, मैं आपका एक गज़ल गाना चाहूँगा। तो मैंने भी उनको भी मतलब हाँ तो मुझे करना ही है तो इतना अच्छा सिंगर मुझे अपने तरफ से प्रपोज कर रहा है तो ठीक है। जी। तो वो भी शायद दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा मेरे ख्याल से, उनसे बात हुई है। वो भी काम चल रहा है, उसमें ट्यून वगैरह बन रहा है। तो फिर आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। और एक सवाल सर, आपका नाम सीताराम सतपथी है, जी, तो फिर ये जो सलेट रखा आपने क्यों? ये शायरी में एक ट्रेडिशन है जी कि आप अपना एक नाम रखिए और उसको यूज करके आप एक शेर कहिए। जी तो उसको हम मक्ता बोलते हैं, अच्छा गज़ल में मक्ता बोलते हैं उसको। तो उसमें आप अपना नाम के साथ एक शेर कहते हैं। तो एक्चुअली मैं तो रखना नहीं चाहता था, जी। क्योंकि माँ बाप ने दिया है, इतना अच्छा नाम क्यों चेंज करें। हाँ लेकिन जब ये मेरा गज़ल लोगों तक पहुंचा तो उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, आप अपना एक तकल्लुस रखिए। जी ये नाम को तकल्लुस बोलते हैं। तो मैं फिर सागर साहब से बात किया कि बोला भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और क्या करें। तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि आप रखिए, जी ये तो गज़ल का ट्रेडिशन है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप रखिए। तो मैंने बहुत सोचा, फिर सुभाष पंडा जी तो मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं आप चेंज कीजिए इसको। अच्छा हैं, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो बहुत सोच समझ के फिर एक नाम सामने आ गया, तो मैंने कहा चलो इसी को ही रख लेते हैं। ऐसा कोई मतलब ये नहीं था, इसी को रख लिए। फिर पूछा इन लोगों से, बड़े बड़े लोगों से पूछा कि कैसा लग रहा है, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है चलिए इसी को रख लिए। आपने अभी तक जो कहा कि आप फेसबुक के माध्यम से आपके गज़ल को यहाँ तक ले पाए हैं, यहाँ तक कि आपका जो रिलीज़ होने वाला है, जो गज़ल अभी रिलीज़ होने वाला है, वो भी फेसबुक के माध्यम से ही आप कर पाए। तो आप ये सोशल मीडिया की दुनिया में जो ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको हम अगर ठीक ढंग से यूज करें तो। जी जैसे मैंने एक अच्छा काम करने के लिए मेरे ख्याल से यूज किया और ये मुझे बहुत हेल्प किया, तो मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन बहुत लोग हैं जैसे इधर उधर की चीज़ें डालते रहते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। जी आप अच्छी चीज़ें डालिए, लोग देखेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये मेरा 2 तारीख को रिलीज हुआ था एल्बम, अच्छा 2 तारीख सुबह रिलीज हुआ था। आज बस 4 तारीख है और अभी तक शायद 22,000 के करीब लोग देख चुके हैं इसको। अच्छा और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब ऐसा पहले नहीं हुआ था, कोई भी वीडियो को इतने कम टाइम में इतने व्यू नहीं मिले थे, खासकर गज़ल लोगों को, जैसे कि मुझे पंडा जी अभी बता रहे थे। जी तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक से यूज करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा नहीं पाते, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाकी चीज़ों के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस फील्ड में अगर कोई आना चाहे जी तो उसको थोड़ा ट्राई करना चाहिए, सीखना चाहिए। पहले चीज़ क्या है, गज़ल क्या है, कैसे लिखते हैं, उसका वर्डिंग सब, उसको एक्सप्रेशन में कैसे ढालना है, ये सब चीज़ पहले सीखें फिर लिखें।
तो काफ़ी वो भी आगे जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं। और अगर कोई मेरा भी हेल्प लेना चाहे, खासकर बलांगीर में या उड़ीसा में कहीं भी, तो मैं डेफिनेटली उसको हेल्प करूँगा। आपका अभी जो एक गज़ल रिलीज़ हुआ है, तो आप एक शायर के हिसाब से हमारे ABS व्यूअर्स को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ABS चैनल को तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जी। कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और बातें करने का मौका दिया, जी। अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा। आपने एक बहुत ही अच्छा तकल्लुफ़ यूज़ किया है, सलील बोल के, तो मैं उसे लेके एक शायरी कहेंगे तो हमारे व्यूअर्स सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लगा ये तकल्लुफ़, तो मैं आपको सुना देता हूँ कुछ। आज ही इसको भी मुझे सुभाष जी बोल रहे थे कि इसको भी ट्यून बनाएंगे, तो मैं वो आपको पढ़ देता हूँ। आजकल दिल बुझा बुझा सा लगे, वो भी तो कुछ खपा खपा सा लगे, जाने ये दौर आ गया कैसे। आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, तो उसी को ये करके मैंने लिखा है कि जाने ये दौर आ गया कैसे, हर कोई अब डरा डरा सा लगे, याद जब भी सलील वो आए। यहाँ पे देखिए आप सलील का यूज ऐसे होता है कि याद जब भी सलील वो आए, बेवजह दिल भरा भरा सा लगे। वाकई ये बहुत ही अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सलील साहब, आप यहाँ आए हमारे इस कार्यक्रम में, आपको जो कीमती वक्त है वो हमें दिए, और आज गज़ल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे ज़रूर। तो अभी सलील साहब का एक गज़ल रिलीज़ हुआ है हाल ही में, और एक गज़ल रिलीज़ होने ही वाला है, तो हम हमारे व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो ज़रूर ये गज़ल सुने और बाकी लोगों को भी सुनाएं। हम फिर से आपको धन्यवाद करना चाहेंगे, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ताइले आगामी अध्याय पुणी देखा हेबा आउ जने प्रतिभांक सहित आमर यही कार्यक्रम रे। आज मते विदाय दियंतु। नमस्कार।